नमस्ते, आप सभी का स्वागत है आज के इस कार्यक्रम में। आज हमारे साथ जुड़ रहे हैं ओंकार चौधरी जी, वरिष्ठ विश्लेषक हैं, राजनीतिक विश्लेषक और नमस्कार पत्रकार। संजय जी। तो आपका स्वागत है। आरंभ करने से पूर्व याद दिला दूं सभी को, भाई अब 4 दिन बचे हैं केवल, और एक आपको और भी खबर देना चाहता हूँ, जो हो सकता है आपको पसंद ना आए। वो ये है कि भाई रजिस्ट्रेशन अब बंद हो गए। मैं कल तक कहता रहा, जिसने भी नहीं करा है बैड लक। अब आप लोग लाइव देखिएगा इसको यूट्यूब पे। तो सेशंस जिनको स्पॉन्सर करने, वो ऑप्शन अभी भी अवेलेबल है, वो डिस्क्रिप्शन में जाके देख सकते हैं। तो स्वागत है आपका ओंकार जी, एक बार बहुत पुनः जयपुर धन्यवाद। डायलॉग्स पर। और अभी आपसे तो हम मिलेंगे ही जयपुर डायलॉग्स के एनुअल समिट जरूर में, जरूर। लेकिन उससे पहले ये महाराष्ट्र में क्या चल रहा है साहब, थोड़ा समझाइए हमारे दर्शकों को, क्योंकि यहाँ तो टोटल कंफ्यूजन हो रखा है। उद्धव ठाकरे जो है वो मारे मारे घूम रहे हैं। लगता है कि उनको कोई सीरियसली ले ही नहीं रहा है। अब कांग्रेस तो बिल्कुल उनको इस तरह से एक, अभी अभी पता चला कि उनके वो कोनारे साहब है जो उनके स्पोक्समैन हैं शिवसेना के, वो उनको कांग्रेस ने दिल्ली बुला के उनको शामिल कर लिया कांग्रेस में, पार्टी में। तो वो तो शिवसेना को तोड़ने में लग गई। इसका अर्थ ये है कि शिवसेना तो अब तीसरे फ्रंट, मेरे ख्याल से उनको तो वीबीए के साथ समझौता करके उनके साथ लड़ देना चाहिए, यही बचा है उनके पास। संजय जी, बात ऐसी है कि कांग्रेस ने और एनसीपी ने लोकसभा चुनाव में भरोसा तो किया था उद्धव ठाकरे पर, और सबसे अधिक लोकसभा सीटें लड़ने के लिए इन्हीं को दी थी। 21 सीटें दे दी थी, जबकि शरद पवार 10 सीटों पर लड़े थे, कांग्रेस 17 सीटों पर लड़ी थी। उन 21 में से कितनी जीती है उद्धव ठाकरे ने? 9 सीटें जीती हैं। 9 सीटें जो जीती है साहब। जिसका स्ट्राइक रेट जो है वो 43% बैठता है। 43%। शरद पवार को जो 10 मिली थी उसमें से उन्होंने 8 जीत ली थी। उनका स्ट्राइक रेट 80% बैठा। और कांग्रेस 17 सीटों पर लड़ी थी, उसने 13 जीत ली, उसका स्ट्राइक रेट 74% रहा है। तो आप 50% के स्ट्राइक रेट से भी अगर सीटें नहीं जीत पा रहे हैं, तो आपका दावा कैसे बनता है भैया विधानसभा चुनाव में? एक और तथ्य है, 2019 के भारतीय जनता पार्टी के साथ गठबंधन करके लड़ने के बावजूद इनका स्ट्राइक रेट जो है वो 50% के आसपास ही था। तो ऐसे में आप ये कहें कि साहब हम तो 120 सीटों पर लड़ेंगे, ये कैसे संभव है? महाराष्ट्र में एक संसदीय क्षेत्र के तहत जहां तक मेरी जानकारी है करीब 6 विधानसभा क्षेत्र आते हैं। जी, 6 तो 6 आते हैं। तो आपने अगर 9 जीती हैं, तो आपका दावा केवल 54 सीटों पर बनता है। 54 नहीं, चलो 60 सीटों पे मान लो, लेकिन 288 में से उनका तो 60 कहना है सीटों। कि हमें तो 21x6 चाहिए। हाँ, तो ये जो इनके नवाबी ख्वाब हैं, ये पूरे होने वाले नहीं दिखाई दे रहे हैं। क्योंकि कांग्रेस ने जो इनकी मीटिंग्स हो रही हैं उसमें क्लियर कट ये कह दिया है कि हम 120 सीटों से कम पर नहीं लड़ने जा रहे हैं। और हम्म, शरद पवार भी करीब करीब 90 सीटों पर लड़ेंगे, ये वो तय है। तो 120 और 90, अगर 210 210। पर वो लड़ रहे हैं, तो आप समझ लीजिए कि उद्धव ठाकरे के लिए कितनी बस्ती हैं। और यही वजह है संजय जी, जो इस समय खबरें आ रही हैं कि साहब कोई मुलाकात हुई है, उद्धव ठाकरे देवेंद्र फडणवीस से मिले हैं, ये संजय राउत बड़बोले जो हैं ये अमित मतलब शाह से देवेंद्र मिले हैं। फडणवीस से कैसे मिले हैं? देवेंद्र फडणवीस से यहाँ जाके मिले हैं क्या? ये तो बड़ी भारी इंसल्ट है। वो तो हमेशा अ, वो तो मातोश्री पे ही मातोश्री मिलते से थे। लेकिन मातोश्री ये अलग की बात है कि वो शरद पवार उनको खड़े खड़े निकाल देते थे, हे तिकड़े थांबा। देखिए साहब, वो दौर तो बहुत पीछे बीत चुका है जब मातोश्री की सीढ़ियां चढ़ करके दूसरे लोग जाया करते थे। अब तो ये होटलों की मीटिंग में भी जाते हैं। अब ये
दिल्ली आकर के संजय राउत का जो उनको आवंटित आवास है वहां 3-3, 4-4 दिन तक पड़े रहते हैं। बार बार फिलर्स भिजवाए जाते हैं, बार बार रिक्वेस्ट भिजवाई जाती है कि सोनिया गांधी मिलने का समय दे दें, राहुल गांधी मिलने का समय दे दें। वो मिलने का समय नहीं देते हैं और फिर ठन गोपाल जो है वापस महाराष्ट्र लौट जाते हैं। ये तो सिल्वर ओक भी जाते हैं। ये 5 स्टार में पहली बार जब अहमद पटेल गए थे और ये गठबंधन बन रहा था इनका महाविकास अघाड़ी, तो ये होटल भी गए थे। तो वो तो इन्होंने सब जो मिट्टी पलीत कर चुके हैं, जो एक बाला साहब ठाकरे के समय मातोश्री का एक थोड़ा साख हुआ करती थी। और मुझे तो याद है 2012 में प्रणब दा को जब राष्ट्रपति पद का चेहरा बनाया गया तो वो अलग अलग राज्यों की राजधानियों में जा रहे थे। जब महाराष्ट्र गए थे तो शरद पवार के साथ वो मातोश्री भी गए थे। बाला साहब ठाकरे उस समय जीवित थे और उसको लेकर के बाद में प्रणब दा ने अपनी किताब में लिखा था कि सोनिया गांधी बड़ी नाराज हुई थी कि साहब एक ऐसे आदमी के यहाँ आप क्यों चले गए वोट मांगने के लिए या कैंपेन करने के लिए, जो हमारी विचारधारा से मतलब किसी भी तरीके से मेल नहीं खाता है। और वही कांग्रेस फिर 2019 में देवेंद्र फडणवीस निरंतरता में दूसरी बार मुख्यमंत्री ना बन जाए और भारतीय जनता पार्टी फिर से ऑफिस में ना आ जाए सीएम के, इसलिए साजिश करके शरद पवार को आगे करके और उद्धव ठाकरे को लॉलीपॉप दे करके कि आप मुख्यमंत्री बन जाओ, उन्होंने ही खेल किया था ना फिर। और सोनिया गांधी तो अभी भी हैं। सोनिया गांधी ने 2012 में क्या रुख अख्तियार किया था और 2019 में क्या किया उसके ठीक 5 साल बाद, वो सबके सामने है। तो इस समय जो उद्धव ठाकरे की स्थिति है, वो होता है ना कई बार के माया मिली न राम। तो एक वो सूरदास जी का दोहा है, उधो मन न भये 10-20, एक हो तो सो गयो श्याम संग, को आराधे ईस। तो ये एक्चुअल में तो चेहरा उधो की बनना चाह हालत जो रहे। है, उधो की हालत जो है वो आपके कृष्ण लीला वाले उद्धव जैसी हो रही है। एग्जैक्टली ये चेहरा बनना चाहते उद्धव थे। उद्धव जी जो थे वो गोपियों को ब्रह्म का उपदेश देने गए थे और स्वयं जो है उनसे भक्ति सीख के आ गए। तो सबसे बुरी स्थिति में आज उद्धव ठाकरे खड़े हुए हैं और उनके बड़बोले संजय राउत खड़े हुए हैं। इनका जो बड़बोलापन था, ये भारतीय जनता पार्टी तो संयम से, सदाशयता से, उदारता से सुन लेती थी गठबंधन धर्म का पालन करने के लिए, लेकिन कांग्रेस सुनने वाली नहीं है साहब। जब जब जो जो तर्क ये देते हैं, अभी संजय राउत ने रायता बिखेरने में कोई कसर छोड़ी है क्या? जब ये हरियाणा में कांग्रेस पार्टी हारी तो संजय राउत का बयान क्या आया था? संजय राउत ने लिखा था सामना में कि जीती हुई बाजी कैसे हारी जाती है ये कोई कांग्रेस से सीखे। तो भाई हाँ, आप कांग्रेस। और प्रियंका चतुर्वेदी जो है वो कह रहे हैं कि साहब के महानतम राजनेता जो है वो नरेंद्र मोदी है। सुर बाला साहब कैसे ठाकरे बदले के भी जाते हैं, आदमी है। सुर कैसे बदल जाते हैं लोगों के, वो आप ये देख रहे हैं और अभी देखेंगे, क्योंकि कांग्रेस अड़ गई है। इन्होंने एक और बयान दिया है ना अभी कांग्रेस को बिदकाने वाला। इन्होंने ये कह दिया कि साहब सीटों के बंटवारे को लेकर के, सीटों को तय करने को लेकर के जो महाराष्ट्र की कांग्रेस की इकाई है, इसके हाथ में कुछ नहीं है। इनको तो बार बार दिल्ली में अपने नेताओं से बात करनी पड़ती है। तो नाना पटोले ने कह दिया कि भाई हम तो अपने नेताओं से बात करते हैं, हमें आइडिया नहीं है कि आप अपने नेता से बात करते भी हो कि नहीं करते हो। तो स्थिति परिस्थिति यहाँ तक पहुंच गई है और चूंकि ये एक प्रेशर टैक्टिस अपनाए हुए हैं, ये 120 सीटों की मांग तो इसलिए कर रहे हैं, इनको ये पता है कि अगर अधिक से अधिक सीटें नहीं हासिल करेंगे, अधिक से अधिक सीटों पर नहीं लड़ेंगे, तो ज़्यादा सीटें जीत भी नहीं पाएँगे। ज़्यादा सीटें नहीं जीत पाएँगे, ज़्यादा एमएलए नहीं आएँगे, तो हमारा सीएम भी नहीं बनेगा।
क्योंकि कांग्रेस और शरद पवार ऑलरेडी कह चुके हैं कि भाई जिसके ज्यादा एमएलए आएंगे वो सीएम बनेगा। ये भूल जाते हैं उद्धव ठाकरे कि 2019 में शरद पवार ने इनको चेहरा नहीं बनाया था, मोहरा बनाया था। ये अभी तक भी चेहरा बने हुए हैं। तो भाई मोहरे का इस्तेमाल तो कोई खिलाड़ी जो है वो दूसरे को मात देने के लिए कभी कभी करता है। ये हमेशा नहीं होता है कि मोहरे को ही आप राजा बना करके पेश करेंगे पब्लिक के सामने और आपको बार बार बनाएंगे। ये उनकी मजबूरी नहीं है। उस समय उनको एक खेल करना था बीजेपी के साथ और देवेंद्र फडणवीस के साथ, क्योंकि जिस तरह का एक माइंड सेट हरियाणा की पॉलिटिक्स में संजय जी बन गया है ब्राह्मण विद्वेष का, तो वो लोग किसी भी तरीके से देवेंद्र फडणवीस को बर्दाश्त ही करने को तैयार नहीं है। ना 2019 में थे, ना 2014 में थे, ना 2024 में है। जब जब ये स्थितियां परिस्थितियां बनेंगी कि देवेंद्र फडणवीस चीफ मिनिस्टर बन सकता है, वो कुछ भी कर सकते हैं। और इसलिए ये जो इनका इनका जो ये वो जरांगे को खड़ा कर देते हैं, कभी किसी को ले आते हैं, सारी चीजें इनकी जो चालबाजियां हैं, ये देखते हुए भारतीय जनता पार्टी ने बहुत मतलब सोच समझ करके एकनाथ शिंदे को ही आगे बढ़ा दिया है कि भाई एकनाथ शिंदे हमारे मुख्यमंत्री हैं और उन्हीं के नेतृत्व में हम चुनाव लड़ेंगे। यानी एक सीधा सीधा संकेत दे दिया है कि भाई एकनाथ शिंदे ही जनादेश मिलने के बाद मुख्यमंत्री होंगे। और उसके बाद का रोड मैप जो मेरी समझ में आता है, जितना मैं राजनीति का विद्यार्थी हूं, ये देवेंद्र फडणवीस को भारतीय जनता पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष बना करके दिल्ली ले आएंगे कि भाई एकनाथ शिंदे वहां कमान संभालिए आप, अब देवेंद्र फडणवीस बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष होंगे। ऐसा नहीं है कि जो हमारी समझ में आ रहा है दिल्ली में बैठ करके वो इन लोगों की समझ में नहीं आ रहा होगा, इनकी समझ में आ रहा है। और चूंकि अब उद्धव ठाकरे का खेल खत्म होता हुआ दिखाई दे रहा है, तो इसलिए ये लोग हाथ पैर मार रहे हैं। अभी किसी ने इसकी पुष्टि भी नहीं की है, तो खंडन भी नहीं किया है जो खबरें इस समय चल रही हैं कि देवेंद्र फडणवीस से उद्धव ठाकरे की मुलाकात हुई थी। अच्छा, ये वो मेरे सामने ये खुला हुआ है ट्विटर, इस पे जो खबर चल रही है वो ये है कि साहब की ये खबर जो है ये कांग्रेस ने लीक की है। साहब ये संजय राउत अमित शाह से मिले और देवेंद्र फडणवीस से उद्धव ठाकरे मिले, ये खबरें कांग्रेस की ओर से लीक की गई है। तो ये भी स्पष्ट दिख रहा है कि भाई क्या गेम है और उद्धव ठाकरे पूरी तरह से ट्रैप में फंस चुके हैं और उनकी गति जो है वो सांप छछूंदर वाली हो चुकी है। अब आप ये देखो ना संजय जी, कितना जबरदस्त गेम इस समय महाराष्ट्र की राजनीति में चल रहा है। अब से 15-20 दिन पहले भारतीय जनता पार्टी और एकनाथ शिंदे ये चाहते थे कि अजित पवार दफा हो हमारे पास से, तो जो बाकी की बचेंगी 288 सीटें उन पर हम दोनों मिलकर के लड़ लेंगे और वो हमारे लिए ठीक रहेगी, क्योंकि हमारी कमजोर कड़ी अजित पवार है। तो इसलिए ये लोग तो अजित पवार से मुक्ति चाहते थे। और आज की तारीख में कांग्रेस और शरद पवार उद्धव ठाकरे से मुक्ति चाहते हैं कि ये अगर बाहर निकले, ये दफा हो, तो फिर हम मिल मिला करके 288 सीटें लड़े, जैसे हमारा पहले एक गठबंधन हुआ करता था वही गठबंधन अपना रहे। तो ये एक अजीबोगरीब मोड़ पर इस समय महाराष्ट्र के इलेक्शन पहुंच चुके हैं। इसमें एक इम्पॉर्टेंट डिफरेंस है, ये दोनों जो आपने तुलनाएं की हैं उसमें ये है कि साहब की अजीत पवार तो अपनी स्थिति समझ के, जिसको कहते हैं औकात समझ के, वो तो 50-55 सीटों पे मान गए कि भैया ठीक है, इससे ज्यादा हमारी मार नहीं है, तो ठीक है हम इतने पे ठीक है। इसी तरह से एकनाथ शिंदे भी अपनी जितनी मार है उतनी समझ के भाई ठीक है बाकी है। तो इसलिए वहां कोई किसी प्रकार का कोई झगड़ा बचा नहीं है। 150 151 पे लड़ेगी भारतीय जनता पार्टी, 80 के आसपास ये लड़ेंगे, 84 पे शायद ये लड़ेंगे और 53 पे वो लड़ेंगे। इनके यहाँ तो फाइनल हो गया। लिस्टें भी निकलनी शुरू हो गई। यहाँ तो कुछ फाइनल ही नहीं हो रहा है, क्योंकि सही मायने में पूछिए तो स्थिति इस समय शिवसेना की एमवीए में एनसीपी जैसी ही है।
उनको 60-70 सीटों पे संतोष करना पड़ेगा यदि रहना है, नहीं तो ये फ्रेंडली फाइट वगैरह करते रहें, वो भी अच्छा है। मुझे लगता है कि इस झगड़े में पूरे के पूरे एमवीए की ऐसी-तैसी हो रही है, आपको क्या लगता है? नहीं, बात आपकी सही है और जहाँ तक एकनाथ शिंदे का प्रश्न है या अजित पवार का, देखिए अजित पवार को जो बारामती में डिफीट मिली है, उससे अजित पवार अंदर से हिल गए। उनको पता चल गया है कि मैं अगर बारामती भी नहीं जीत सकता हूँ, अपनी पत्नी को भी नहीं जिता सकता हूँ और केवल वो सुनील तटकरे वाली सीट ही अगर रायगढ़ वाली जीतने की स्थिति है और वो तो वहाँ भी सुनील तटकरे का आपकी अपनी सीट है, उसमें तो क्या है वो उनका? वो अब उनकी अपनी सीट है, उनका अपना प्रभाव वहाँ पर है इसलिए वो जीती है। तो अजित पवार को लगा कि ये हार्ड टाइम है मेरा, तो इसको किसी तरीके से निकाल लो। दूसरी बात ये है कि जो एकनाथ शिंदे इतनी मतलब अभिलाषा तो उनकी भी 100 से ऊपर सीटें लड़ने की थी, लेकिन जो लास्ट अमित शाह के साथ मीटिंग हुई है इनकी, उसमें अमित शाह बहुत तैयारी के साथ बैठे हुए थे। भारतीय जनता पार्टी की का वहाँ कोई सर्वे हुआ है और 1-2 नहीं 2-3 सर्वे हुए थे और जिन-जिन सीटों पर एकनाथ शिंदे दावेदारी कर रहे थे, उनमें से करीब 60 सीटों के बारे में अमित शाह ने वो सर्वे की रिपोर्ट उनके सामने रख दी और ये कहा है कि साहब ये सब वीक पॉइंट हैं आपके और दूसरी बात ये है कि लोकसभा चुनाव में भी आपने प्रेशर दे करके जितनी सीटें ले ली थी, उसमें से कुछ सीटें जो हैं, वो उद्धव ठाकरे कैंप जीत गया। उसकी वजह ये है कि एक तो कैंडिडेट ठीक नहीं थे। दूसरी बात ये है कि उन सीटों पर आपकी दावेदारी बनती नहीं थी। इसके बावजूद आपने प्रेशर बिल्डअप करके वो सीटें ले ली थी। तो एकनाथ शिंदे को ये कह कर के समझाया गया कि भई आप अभी चीफ मिनिस्टर हैं। आपको इसके बावजूद चीफ मिनिस्टर बनाया गया कि हमारे एमएलए नाराज़ हैं, देवेंद्र फडणवीस को मुख्यमंत्री ना बनाए जाने से। और हमारी 105-6 सीटें हैं और आपकी कितनी हैं? 40 या प्लस आप 10 वो जो एमएलए निर्दलीय आ गए थे बाद में उनको भी लगा लो, तो आपकी कितनी सीटें बैठती हैं? फिर भी आप चीफ मिनिस्टर हैं। हमारे 100 से ज़्यादा एमएलए हैं, फिर भी देवेंद्र फडणवीस उप मुख्यमंत्री हैं। तो हमारे एमएलए नाराज़, हमारे पदाधिकारी नाराज़, हमारा कैडर नाराज़, इसके बावजूद हम आपको चीफ मिनिस्टर बनाए हुए हैं और फिर चीफ मिनिस्टर का चेहरा बना रहे हैं। तो आपको इसमें तसल्ली रहनी चाहिए और इसलिए एकनाथ शिंदे जो हैं वो चुप करके जितनी दी जा रही हैं उतनी सीटें वो ले रहे हैं। एक और बात है जो अंदर की है, अमित शाह ने ये कहा है कि भई जो गलती आपने लोकसभा चुनाव में की है, गलत कैंडिडेट खड़े करके और जिसका नुकसान भारतीय जनता पार्टी को उठाना पड़ा इस रूप में कि जितनी सीटें जीत पाते, उसका फ़ायदा हमें मिलता ना सरकार बनाने में जो 240 सीटें बीजेपी की रह गई और एनडीए की कुल मिलाकर के 293 सीटें रह गई। तो इस बार जो भी आप कैंडिडेट खड़ा करें, वो एक तरफ़ा उनका ऐलान ना करें, थोड़ा-सा चर्चा कर लें उनके चेहरे पर, उनके बैकग्राउंड पर और वहाँ जो सीटों के समीकरण बन रहे हैं, उसको लेकर के। तो मुझे लगता है कि अजित पवार भी और एकनाथ शिंदे भी, जो-जो उनकी हिस्से की सीटें हैं, वहाँ पर कैंडिडेट्स के बारे में बीजेपी से चर्चा करेंगे और बीजेपी ऑलरेडी एक समन्वय समिति बना चुकी है कि आप लोग जो हैं बैठ कर के इस पर चर्चा करें। तो बीजेपी पूरी तैयारी के साथ आ रही है और इस बार काफ़ी समझदारी से और जो गलतियाँ थोड़ी बहुत लोकसभा चुनाव के दौरान हुई थी, उनको सुधार करके सामने आ रही है, तैयारियों के साथ आ रही है और अजित पवार का तो ये है कि जितनी मिल जाएँगी, उतनी वो लड़ लेंगे। क्योंकि उनके लिए मुसीबत ये है कि चाचा भी उनको अभी घास नहीं डाल रहे हैं। इसके बावजूद कि वो 2 जगह, एक तो शायद वर्धा में और एक दूसरी जगह भी उन्होंने 2 बार ये बयान दिए कि साहब राजनीति को परिवार में नहीं घुसाना चाहिए। अरे भई, जब आपने पार्टी छोड़ी थी, जब चाचा को आपने डिच किया था और 40 एमएलए 39 एमएलए तोड़ कर के आए थे, तब तो आपने क्या-क्या नहीं कहा उनकी उम्र को लेकर के भी और उनको लालची भी बता दिया, पता नहीं क्या-क्या कहा आपने। तो वो सारी चीज़ें अब इनको रियलाइज़ हो रही हैं कि कुछ गलतियाँ हो गई हैं और अभी भी चाचा चाचा ही है और भतीजा भतीजा ही है। अच्छा और पूरा का पूरा जो माहौल था, जो एमवीए का बन गया था लोकसभा चुनाव में,
वो भी फेड आउट हो गया है। ये तो लाड़की बहन योजना ने बहुत अंतर डाला है, जो मैं देख रहा हूँ। जो धुर कांग्रेसी पत्रकार राजीव रंजन जैसे भी घूम रहे हैं, तो उनको भी लोग कह रहे हैं कि हाँ साहब, लाड़की बहन योजना में हमको फायदा मिला है। और वो जो एक आपके मनोज जरांगे पाटिल का जो असर हुआ था उस समय, वो भी ढलान पे दिखता है। ऊपर से हमारे सुशील कुमार शिंदे ने सोने में सुहागा और कर दिया है कि साहब कि वो भगवा आतंकवाद जो है वो मुझे नहीं कहना चाहिए था, गलती हो गई और मुझसे कहलवाया गया, पार्टी का प्रेशर था, इत्यादि इत्यादि। तो अब आपको क्या लग रहा है, क्योंकि इनका जो मेन जो प्रॉब्लम हुई थी वो मराठवाड़ा में 46 सीट्स हैं और 62 सीट्स जो हैं वो विदर्भा में। तो टोटल अगर देखा जाए, विधानसभा सेगमेंट वाइज देखा जाए, तो अंतर जो था वो 158 और 127, केवल 30 सीट का था। वो कुछ अनइवन पोलिंग जो मुसलमानों की हुई कुछ क्षेत्रों में, जैसे हमने धूले में देखा, जो कांग्रेस की कैंडिडेट थी, वो 6 में से 5 पे 1,93,000 से पीछे थी और एक अकेले आपके मालेगांव सेंट्रल में 1,95,000 की लीड लेके जीत गई 2 ढाई हज़ार वोट से। तो इस तरह की जो स्थितियाँ बनी, तो यदि विधानसभा सेगमेंट वाइज़ देखा जाए तो अंतर बहुत अधिक नहीं है। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। अभी लोकसभा चुनाव में भी अगर हम देखें तो विदर्भ में, उत्तर महाराष्ट्र में और मराठवाड़ा में, इनमें कांग्रेस का जो प्रदर्शन है वो बेहतर रहा है। और ये माना जा रहा है कि उसी के बल पर जो है कांग्रेस ये दावा भी कर रही है कि हम 120 से कम पर नहीं लड़ेंगे। एक तरीके से वो कहते हैं ना कि लकीर खींच दी है कि साहब इससे कम पर नहीं हम लड़ेंगे। अब बहुत अगर गठबंधन बनाए रखना है एमबीए का और सबको अगर आपको साथ लेकर के चलना है तो कितनी कम करके कांग्रेस लड़ेगी। और कांग्रेस का ये भी बिल्कुल तय है कि चीफ मिनिस्टर अगर होगा तो उनका होगा। जो बीच में खबरें आ रही थी कि शरद पवार जो है वो सुप्रिया सुले को चाहते हैं कि चीफ मिनिस्टर बना जाएं और ये उनका ख्वाब है जिंदगी का कि मेरे रहते सुप्रिया सुले चीफ मिनिस्टर बन जाएं। जो अभी ताजा खबरें वहां से उस कैंप से आ रही हैं और जो शरद पवार को जानते हैं भली भांति कि अ, उनका रुख एक्चुअल में ये रहेगा कि अगर सरकार बनने की स्थिति आ जाती है, ज़्यादा एमएलए कांग्रेस के होते हैं, कांग्रेस उस पर अड़ जाती है तो वो बनने देंगे मुख्यमंत्री कांग्रेस का। लेकिन वो सोनिया गांधी से एक सौदेबाजी ज़रूर करेंगे कि साहब मुख्यमंत्री आप अपना बनाइए, लेकिन सरकार को मैं ही चलाऊँगा महाराष्ट्र में बैठ कर के। यानी जो पुलिस डिपार्टमेंट होता है, जो दूसरे डिपार्टमेंट होते हैं, वो सारे जो है आप मुझे देंगे, मेरी पार्टी के कैबिनेट मंत्रियों को देंगे। ये उनकी एक पहले से एक रणनीति रही है, चाल रही है शरद पवार की कि साहब शासन-प्रशासन जो है वो उनके अंडर में रहे, उनका आधिपत्य उन पर रहे। तो ये तो बात रही ये। दूसरे जो आपने मूल सवाल पूछा था उसको एक बार फिर दोहराइएगा संजय जी। अ, मैंने तो ये पूछा था कि भई ये जो इनकी जो स्थितियाँ जो इस प्रकार की थी लोकसभा में, उसमें बहुत सारे परिवर्तन हुए हैं। एक तो लाड़की बहन योजना आ गई, दूसरे जी हाँ, जी हाँ। मनोज जरांगे यस, पाटिल यस। की और स्थिति सुशील खराब हो गई शिंदे का और बयान, तीसरे सुशील सुशील शिंदे का। शिंदे का बयान। जी, 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 जी। देखिए, अगर हम सुशील शिंदे के बयान को देखें तो वो चौंकाता तो बिल्कुल नहीं है। क्योंकि 2008 नवंबर में जब ताज पर अटैक हुआ था, जब ये कसाब और 9 दूसरे आतंकवादी कराची से चले थे और मुंबई आकर के उतरे थे और उन्होंने 3 जगहों पर अटैक किए थे। उसके तुरंत बाद आप इनके कांग्रेसियों के बयान देखिए। इन्होंने इसे हिंदुओं की तरफ से ही किया गया एक तरीके से टेररिस्ट अटैक बताने की कोशिश की थी। और ये लोग भी वहां से कलावा वलावा बांध करके और अपने हिंदू नाम रख करके आए थे। तो एक बड़ी साजिश थी, पता नहीं कांग्रेस को कैसे पता चल गया था कि, और चूंकि सत्ता में थे, सेंटर में उस समय मनमोहन सिंह थे और वहां पर भी जो है शायद विलासराव देशमुख मुख्यमंत्री थे और शिवराज पाटिल उस समय गृह मंत्री थे केंद्र में, जिनकी एक दिन में 3 ड्रेस बदलने को लेकर के उस समय काफ़ी बवाल हो गया था, अलग-अलग फंक्शन में। और
जब उन्होंने वहाँ का दौरा किया था तो वहाँ भी अलग ड्रेस में दिखाई दिए थे। तो ये लोग इनका जो एक ये चल रहा था 2008 से चल रहा था। फिर अगस्त में जब पी चिदम्बरम गृह मंत्री थे तो एक देश भर के डीजीपी और आईजी की एक समिट चल रही थी। उसमें उन्होंने फिर भगवा आतंकवाद का जिक्र किया था और उसमें कहा था सारे डीजीपी और आईजी से कि मैं आपको चेता रहा हूं, इस तरह की इनपुट्स आ रही हैं, ऑन रिकॉर्ड ये चीजें आ रही हैं कि बीजेपी और आरएसएस वाले कैंप लगा करके आतंकवादी तैयार कर रहे हैं, निशानेबाजी सिखा रहे हैं। 2013 में जयपुर में जब इनका चिंतन शिविर चल रहा था कांग्रेस का, वहां पर एक्चुअल में इन्होंने सुशील कुमार शिंदे ने ये बात कही थी। इसकी भी बहुत आलोचना हुई थी और काफी जब प्रतिवाद हुआ पार्लियामेंट के भीतर भी, पार्लियामेंट के बाहर भी, तो इन्होंने कहा कि मैंने कोई नई बात थोड़ा कही है, ये तो अखबारों में आ रहा है, इधर से आ रहा है, उधर से आ रहा है। आज ये सुशील शिंदे सफाई दे रहे हैं और कह रहे हैं कि साहब मुझे तो कहा गया था, पार्टी से कहा गया था, पार्टी की लाइन ये थी कि भगवा के साथ आतंकवाद जोड़ा जाए और इसको प्रचारित प्रसारित किया जाए। तो भाई उस समय तो सुपर प्राइम मिनिस्टर सोनिया गांधी थी और सोनिया गांधी और उनकी कोटरी ही लाइन तय कर रही थी कि क्या लाइन लेनी है, क्या नहीं लेनी है। मनमोहन सिंह तो ना तो प्रेसिडेंट थे कांग्रेस के और ना वो इस कैपेसिटी में थे कि वो लाइन तैयार करते। तो लाइन इसका मतलब ये है 10 जनपद से तैयार हो रही थी। सोनिया गांधी और उनकी कोटरी तय कर रही थी और उनकी कोटरी में कौन-कौन थे उस समय? उस समय दिग्विजय सिंह से लेकर के जनार्दन द्विवेदी और तमाम दूसरे लोग थे। वो लाइन तय कर रहे थे, इसका मतलब उन्होंने भगवा आतंकवाद की थियरी को जो है आगे बढ़ाने की कोशिश की थी और सुशील कुमार शिंदे की अगर हम माने तो उन पर प्रेशर था इस बात को लेकर के, वो तो भगवा के साथ आतंकवाद शब्द नहीं जोड़ना चाहते थे, पर ये कांग्रेस ने जुड़वाया था। तो इसका मतलब सीधा-सीधा ये है कि साहब जो कांग्रेस खेल करती रही है और जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी को, आरएसएस को अंडर अटैक रखती है, हमेशा राहुल गांधी के आप बयान उठा करके देख लीजिए, इनके दूसरे नेताओं के बयान उठा करके देख लीजिए, ये जानबूझ करके ऐसा करते हैं ताकि जो मुस्लिम वोटर है उसको डरा करके रखा जाए, उनको ध्रुवीकृत किया जाए और इसका फायदा कभी-कभी तो मिल जाता है, आपको जैसे 2024 में मिल गया है। लेकिन साहब हमेशा नहीं मिल सकता है। कुछ-कुछ पॉकेट्स में आपको अगर मिल भी गया जैसे हरियाणा में, फिरोजपुर झिरका में, पुन्हाना में, नूंह में मिल गया आपको। लेकिन इसका जो रिवर्स होता है कई बार, वो आपको उठा करके पटक भी देता है, जो हरियाणा में हमें देखने को मिला है। और अलग-अलग तरीके से 2024 के लोकसभा चुनाव के नतीजों के बाद जिस तरीके से अब हिंदुओं में ध्रुवीकरण दिखाई दे रहा है और योगी आदित्यनाथ का जो बटेंगे तो कटेंगे और उसके बाद फिर मोदी जी का और फिर आरएसएस के प्रमुख का इसी से मिलता-जुलता जो बयान आया है, वो जो स्पार्किंग हमें अब देखने को मिल रही है हिंदू समाज में, फिर से एकजुट होने का जो ये एक जेस्चर दिखाई दे रहा है, उसको लेकर के भी ये लोग अब काफ़ी परेशानी में हैं। और आप देख लीजिएगा जो हरियाणा ने रास्ता दिखाया है, वो हम झारखंड में भी देखेंगे आगे बढ़ते हुए और उसका कहीं न कहीं भय अब शरद पवार के ऊपर भी है और कांग्रेस के ऊपर भी है। उद्धव ठाकरे तो एक्चुअल में चूँकि जो मूल सिद्धांत थे, नीतियाँ थी, दृष्टि थी बाला साहब ठाकरे की, उनको कभी का तिलांजलि दे चुके हैं, तो इसलिए वो तो बहुत बुरी तरह फँसे हुए हैं। तो उनके लिए तो मतलब जीवन और मरण का प्रश्न है और अपनी प्रासंगिकता कैसे बनाए रखें, बस इसके लिए लड़ाई है। वो 120 सीटों पर लड़ने की जो दावेदारी जता रहे हैं, उनको भी पता है कि इतनी सीटें तो नहीं मिलेंगी, तो वो कोशिश कर रहे हैं कि जितनी ज़्यादा मिल जाएँ, उतनी कम से कम हमारे पास होंगी, तो हम अपना अस्तित्व बचाने के लिए प्रयास कर सकते हैं। अच्छा, ये जो मराठा रिजर्वेशन का इश्यू था, अब उसकी क्या स्थिति है?
देखिए, मराठा रिजर्वेशन का इशू तब बहुत शातिर तरीके से आगे बढ़ाया जाता है जब जब इनको लगता है कि देवेंद्र फडणवीस का प्रभाव बढ़ रहा है या देवेंद्र फडणवीस जो है वो उसको आगे करके पावर सौंपने की स्थितियां बन रही हैं या बन सकती हैं, आगे चल करके बन सकती हैं। तो ये रणनीतिक रूप से साजिशपूर्ण तरीके से, मुझे नहीं पता कि इसके पीछे दिमाग उद्धव ठाकरे का है या शरद पवार का है, लेकिन जानबूझ करके ऐसे समय इसको जरांगे को और दूसरी ताकतों को आगे किया जाता है और उनको लाइमलाइट में लाने की कोशिश की जाती है। आप मुझे ये बताइए कि 2.5 साल तक उद्धव ठाकरे भी चीफ मिनिस्टर रहे हैं, उस समय कहाँ थे ये जरांगे? ये जब देवेंद्र फडणवीस को ही आगे बढ़ाया जाता है, जो मैंने एक शब्द बोला था कि महाराष्ट्र में जो ये ब्राह्मण विद्वेष है, ये जिस तरीके से काम करता है, बस उसी को कैश करने के लिए ये लोग हरकतें करते हैं। वरना मुझे नहीं लगता कि मराठा आरक्षण कोई इतना बड़ा मुद्दा है, जितना इसको शोकेस किया जाता है वहाँ पर। जी हाँ, और उस समय तो थोड़ा-सा आरएसएस भी पीछे थी, अब तो लगता है आरएसएस पूरे दम-खम के साथ साथ लगी हुई है। ये जो नैरेटिव चलाते हैं और इस दूर करने के लिए जिस प्रकार का व्यक्तिगत एक संपर्क चाहिए होता है, वो मुझे लगता है कि बीजेपी कैडर में उतना नहीं है, जितना आरएसएस के पास होता है। और चूँकि आरएसएस जो थी, जहाँ-जहाँ एक्टिव नहीं थी, वहाँ-वहाँ इनको नुकसान हुआ है। संजय जी, मेरी सूचना ये है कि करीब 15-20 दिन पहले से हरियाणा में आरएसएस पूरी तरीके से एक्टिवेट हुआ था, मतदान से 15-20 दिन पहले। और महाराष्ट्र में तो डे 1 से एक्टिवेट है। और महाराष्ट्र में तो आरएसएस ने अपने कंधों पर बहुत बड़ी ज़िम्मेदारी ले रखी है। बहुत सारे लोगों को वहाँ पर अलग-अलग जो आरएसएस से जुड़े हुए लोग हैं, जो बूथ लेवल तक कार्यकर्ताओं को प्रशिक्षित कर रहे हैं, जागरूक कर रहे हैं, मोटिवेट कर रहे हैं, उनको भी जागरूक करने के लिए, मोटिवेट करने के लिए और कुछ बिंदु दे करके उन तक जो है वो सब चीज़ें बहुत सिस्टमैटिक अंदाज में की जा रही हैं। जगह-जगह मतलब उनकी सभाएँ रख कर के, उनकी गैदरिंग रख कर के उनको पहले प्रशिक्षित किया जाता है, उसके बाद वो फिर बूथ लेवल के कार्यकर्ताओं तक जाते हैं, वो फिर घरों तक जाते हैं। महाराष्ट्र में इस बार काफ़ी काम हो रहा है और आरएसएस काफ़ी बढ़-चढ़ कर के जो है, इस बार वहाँ काम कर रहा है। मुझे लगता है कि जो धक्का लगा है लोकसभा चुनाव में, ख़ास तौर से महाराष्ट्र में, उसकी उसके खतरे को भांपते हुए ये लोग सब एकजुट होकर के प्रयास कर रहे हैं। और ये भी देखने में आया कि महाराष्ट्र में ख़ास तौर से आप ये देखें कि विदर्भ जो कि स्ट्रॉन्ग होल्ड हुआ करता था एनडीए का, उसमें 10 में से केवल 3 सीटें जीत पाए ये लोग। और वो 3 सीटें, एक बुल्ढाना, एक अकोला और एक नागपुर। इसके अलावा सारी सीटें हार गए। और मराठवाड़ा में तो ये एक भी सीट नहीं जीते, पूरे मराठवाड़ा में। हाँ, वही मैंने कहा था कि विदर्भ में, उत्तर महाराष्ट्र में और मराठवाड़ा में, यहाँ कांग्रेस का परफ़ॉर्मेंस काफ़ी आशाजनक रहा उसके लिए और यही वजह है उसके, चूँकि ये स्ट्रॉन्ग होल्ड निखर कर के सामने, उभर कर के सामने आ गए हैं लोकसभा चुनाव में, तो उसको लग रहा है कि उसकी संभावनाएँ बहुत ज़्यादा हैं और भारतीय जनता पार्टी को यहाँ काम करने की ज़रूरत थी। कितना कर पाए हैं, कितना नहीं कर पाए हैं, ये देखने वाली बात है। क्योंकि आप ये देखें कि अ, विदर्भ में वैसे तो 10 के हिसाब से 60 होती हैं, लेकिन कई सारे जो है कि जो उसमें से सीटें आई हुई हैं आपके मराठवाड़ा की भी। तो ये जो 10 सीटें मानी जाती हैं, इसमें से ये 3 जीते और उनकी जो 62 सीटें मानी जाती हैं मराठवाड़ा की, सॉरी 46 सीटें मराठवाड़ा की, 10 और 62 सीटें विदर्भ की। तो वो जो 46 सीटें हैं, ये 8 बनती हैं उनकी कॉन्स्टिट्यूएंसी, वो 8 में से एक भी नहीं जीती। जी हाँ, जी हाँ। दिक्कतें हैं वहाँ पर, दिक्कतें हैं।
और अब आप ये समझिए कि केवल 18 सेगमेंट्स जीते थे वहाँ, और आपके विदर्भ में 18 सेगमेंट जीते हैं ये, और इसमें तो और भी शायद 13 ही सेगमेंट जीते मराठवाड़ा में। तो ये 98 में से ये जो 30-31 सेगमेंट ही जीत पाए हैं, अगर ये बढ़ के चला जाता है 40-45 तक, तो ये चुनाव जीत जाएंगे। देखिए, खतरे तो हैं वहां पर, और लोकसभा चुनाव के बाद तो बिल्कुल एकदम जिसको कहते हैं ना कि 100% एश्योर हो जाए कोई कि भाई हम ही जीत रहे हैं, ऐसा भाव ना तो एमबीए के खेमे में है और ना ही इधर है। दोनों में ही जिस तरह की तैयारियां, जिस तरह की लामबंदी है, जिस तरह के अस्त्र शस्त्र तैयार किए जा रहे हैं, वो भी अपना पूरा प्रयास कर रहे हैं। ये लोग भी, जैसा मैंने कहा कि आरएसएस का पूरा कैडर जो है वो इस समय महाराष्ट्र में सक्रिय है और सभी क्षेत्रों में सक्रिय दिखाई दे रहा है। तो और इन्होंने सांगठनिक स्तर पर भी आप देखिए ना, जब हरियाणा में चुनाव प्रचार अपने उरूज पर था, तब भी टाइम निकाल करके 2 या 3 बार जो है अमित शाह किसी न किसी बहाने महाराष्ट्र और मुंबई गए हैं, वहाँ मीटिंग्स की हैं बैठ करके। तो लगातार इन लोगों का ये है कि अगर एक हरियाणा जो बेहद महत्वपूर्ण माना जाता है फाइनेंशियली, दूसरे एस्पेक्ट से भी दिल्ली के 3 तरफ है, उससे कहीं ज़्यादा महत्वपूर्ण जो है वो महाराष्ट्र है, मुंबई है जिसको आर्थिक राजधानी माना जाता है। तो ये लोग महाराष्ट्र भी अपने हाथ से नहीं जाने देना चाहते हैं। तो हर तरह की रणनीति जो है वो बनाई गई है कि महाराष्ट्र को अपने पास बनाए रखा जाए। और संजय जी, आप देखिएगा, अगर ये महाराष्ट्र में तीसरी बार निरंतरता में सरकार बनाने में कामयाब हो जाते हैं, तो इससे बड़ा सेटबैक कोई नहीं होगा शरद पवार और कांग्रेस के लिए और उद्धव ठाकरे के लिए भी। और साथ में यदि हम झारखंड की भी बात कर लें, तो झारखंड में तो बिल्कुल एक तरफा दिख रहा है। अभी जो स्थिति है, वहाँ भी यही झगड़े चल रहे हैं, और वहाँ तो और भी ज़्यादा झगड़े हैं, क्योंकि वहाँ तो लालू यादव भी इन्वॉल्व हो गए हैं उसमें। लालू यादव के अलावा जेएमएम और कांग्रेस के आपस के भी झगड़े हैं, और वहाँ उनकी एंटी इनकम्बेंसी जो है वो काफ़ी अधिक है। तो वहाँ तो ऐसा ये लग रहा है कि भाई, अच्छा, बाबूलाल मरांडी को इन्होंने प्रोजेक्ट भी कर दिया है, ठीक है, ऑफिशियली अनाउंस नहीं किया है, लेकिन सबको दिख रहा है क्योंकि रघुवर दास को किनारे कर दिया गया है। तो ये जो जो सूचक है, ये तो काफ़ी शुभ सूचक है। बाबूलाल मरांडी को आगे करके भारतीय जनता पार्टी ने अपनी पुरानी गलती ठीक की है। बाबूलाल मरांडी एक ऐसा चेहरा रहे हैं जो बहुत ही सुलझे हुए हैं, जिन पर कोई किसी तरह का दाग नहीं है, कोई आरोप नहीं है। मुझे नहीं पता कि भारतीय जनता पार्टी ने ये क्यों किया था उनके साथ, कि वो इतने रुष्ट हो गए कि उनको अलग रास्ता अख्तियार करना पड़ा। वरना पुरानी लीडरशिप में आप देखें तो कुछ चेहरे अलग-अलग राज्यों में ऐसे रहे हैं कि जो मतलब स्वाभाविक रूप से ही बीजेपी और आरएसएस के चेहरे बन गए थे। तो बाबूलाल मरांडी उनमें से एक हैं। ये कोई मामूली घटना थी क्या कि राहुल गांधी चल कर के रांची पहुंच रहे हैं और हेमंत सोरेन के साथ मीटिंग कर रहे हैं? ये तो उल्टे बांस बरेली वाली कहावत को चरितार्थ करने वाली थी, वरना तो ये तो आमतौर पर दिल्ली बुलाते हैं लीडरशिप को, चाहे वो कितने भी क्षेत्रीय दलों के मजबूत नेता हों, ये चाहते हैं कि हमारे यहाँ आकर के हमारे दरबार में बैठें, यहाँ चर्चा हो और यहाँ हम बार्गेनिंग करें। ये कमजोरी प्रदर्शित करती है कि कांग्रेस जो है वो हरियाणा की हार के बाद किस कदर भयभीत है, डरी हुई है। और अब वही, जैसे वो मातोश्री की सीढ़ियां उतर करके होटलों में जा रहे हैं और सोनिया गांधी से टाइम मांगने के लिए 4 दिन तक दिल्ली में पड़े हुए हैं, वही हाल हमें झारखंड की, जहां तक बात है, वहां पर कांग्रेस की दिखाई दे रही है। आप कहते रहिए अपने भाषणों में कि आदिवासी राष्ट्रपति को जो है राम मंदिर के उद्घाटन में नहीं बुलाया गया, लेकिन पब्लिक नहीं जानती है कि आदिवासी को राष्ट्रपति भी अगर किसी ने बनाया है तो वो भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी ही है। आपने तो नहीं बनाया कभी। तो बुलाया ये चीज, बुलाया बिल्कुल तक गया था उनको, उन्होंने मना कर जी दिया था। हाँ, उनको निमंत्रण पत्र भेजा गया था।
नहीं गई वो अलग बात है, और वो बाद में निमंत्रण गई। पत्र भेजा नहीं गया था, पर्सनली मिल के दिया गया था। जी हाँ। तो ये सब चीज़ें जो हैं लोगों की समझ में आ रही हैं। और जिस चीज़ का आप ज़िक्र कर रहे हैं, कल उसकी मनोज झा की बाइट सुन कर के बड़ा आनंद की अनुभूति हो रही थी मुझे, कि देखो कैसे छटपटा रहे हैं ये लोग, और चाह रहे हैं कि किसी तरीके से हमें भी उतनी सीटें मिल जाएँ कि हम कुछ खेल करने की स्थिति में हों, झारखंड में भी अगर सरकार फिर से बनने की स्थिति हो। लेकिन मुझे लगता है कि हेमंत सोरेन जो है वो इनको घास नहीं डाल रहे हैं। इसलिए वो कह रहे थे कि हम अपने कैंडिडेट उतारेंगे, इतनी सीटों पर तो हमारा दावा बनता है, इतनी सीटों पर हम नंबर 2 थे, हमें हमारी जड़ें बड़ी मजबूत हैं, हमें हल्के में नहीं लेना चाहिए। अरे भई, ऊपर वाले का थोड़ा खौफ खाओ, बिहार को ही बचा लो, बाकी तो छोड़ दो। लोकसभा चुनाव में भी फिर वही हालत हुई है। तो अरे एक तो बात वाह! और भी है, ओवरऑल अगर देखें हरियाणा में भी देखा गया ये चीज़, और ये निश्चित रूप से झारखंड और महाराष्ट्र में भी इसका आएगा कि जो पहले वो जो उन्होंने वो संविधान की किताब लेके वो जो झूठा नैरेटिव चलाया था, अब उसका कोई प्रभाव नहीं है। क्योंकि ये स्टेट इलेक्शन है, वैसे भी यहाँ संविधान की तो कोई दिक्कत है नहीं। संविधान जो बदल सकते हैं, वो पहले ही सत्ता में बैठे हुए हैं, और उन्होंने कोई भी ऐसा प्रयास या ऐसी चेष्टा नहीं की है कि जिससे लगे कि साहब कि संविधान को बदलने में और आरक्षण समाप्त करने में उनकी कोई भी रुचि है। संविधान के बल्कि साथ सबसे बल्कि और भी एक और बड़ा काम ये हुआ कि सुप्रीम कोर्ट ने उपवर्गीकरण जो है, उसकी अनुमति दे दी है। जी हाँ, हरियाणा में कर भी दिया गया है। तो ये जो सारा नैरेटिव जो चलाया गया था, वो उन प्रभुत्व वाली जो शेड्यूल कास्ट जातियाँ हैं, उनका शगल था ये। यस। और अब उनमें वहाँ पर डिवीज़न हो गया है, जो पहले भी हुआ करता था, और अब ये बिल्कुल स्पष्ट है कि यदि उपवर्गीकरण कोई देगा, तो वो भारतीय जनता पार्टी ही देगी। तो इसलिए अब महाराष्ट्र में भी महार अलग है, दूसरे अलग हो गए कि भैया हमको तो महार से मुक्ति चाहिए। यहाँ पे जैसे आप देख लिया कि चर्मकार जातियों से मुक्ति चाहिए हरियाणा में। यही बात जो है वो आ रही है, आपने देखा मायावती ने तुरंत उसका विरोध कर दिया कि ये साहब जो है ये षड्यंत्र है, और ये दलित एकता को रोकने का षड्यंत्र। कैसा षड्यंत्र भाई? सुप्रीम कोर्ट ने अलाउ किया है। सही बात है। अब क्यों ये संविधान की प्रति दिखाएँगे साहब, वो तो फुस हो चुका है, और जितना काम निकालना था ये निकाल चुके हैं। अब काठ की नहीं आंधी दिखा रहे बार-बार हैं ना, वो चढ़ने कह रहे वाली हैं है। ना साहब कि देखिए बॉलीवुड में जो है, वो जो डांस होता है, तो उसमें केवल 10 लोग डांस करते हैं और बाकी सारे लोग जो है वो, उनका कहना है कि जो कैमरामैन है, जो स्पॉट बॉय है, जो हेल्पर है, उनको सबको भी नाचना चाहिए हीरो-हीरोइन के साथ सेट के ऊपर। संजय जी, आप इसकी काबिलियत को भी जानते हैं, फितरत को भी जानते हैं, ट्रैक रिकॉर्ड है इनका। वो जो पहले एचएमवी के जो रिकॉर्ड आते थे, वो काले वाले जो जिन पर वो सुई रख कर के जो है गाने सुना करते थे हम लोग, हुँ, हुँ, तो हुँ। वैसे ही इनका हाल है। हर राज्य में चुनाव में प्रचार करने के लिए जाते हैं, अडानी अंबानी को नहीं भूलते। ये कुछ-कुछ मुद्दे ऐसे हैं जो इनकी ज़बान पर चढ़े हुए हैं, तो उन्हीं को दोहराते रहते हैं, बाकी का कोई मतलब नहीं है। और अब सीरियसली कोई इनको लेता भी नहीं है। अब तो बल्कि भूपेंद्र हुड्डा अपना माथा पीट रहे होंगे ये सोच कर के कि ये भाई-बहन अगर इतने नहीं घूमे होते, तो शायद इतनी बुरी हालत हमारी नहीं होती, हम थोड़ा और ऊपर पहुँच सकते थे। तो हर राज्य में तो यही हाल है इनका। जहाँ-जहाँ पैर पड़े संतन के त्यों-त्यों बंटा धार। तो यहाँ भी अगर ज़्यादा सक्रिय हुए झारखंड में और महाराष्ट्र में, तो यहाँ भी आप देख लीजिएगा परिणाम। जितना मुँह खोलते हैं उतना ही कांग्रेस का बंटा धार करते हैं। नहीं, ये तो ऑलरेडी ही जो जैसे हरियाणा में हुआ था ना कि पहले सीटें घोषित कर दी थी भारतीय जनता पार्टी ने, और इनके झगड़े चलते रहे थे, तो उससे निश्चित रूप से जो जिसको हम बोलते हैं ऑप्टिक्स, ऑप्टिक्स में ये आरंभ से ही पिछड़ गए थे। यहाँ तो उससे भी अधिक पिछड़ गए हैं। यहाँ तो 99 सीट कल घोषित कर दी भारतीय जनता पार्टी ने, कैंडिडेट घोषित कर दिए महाराष्ट्र में। तो आप सींग उलझाए रहो आपस में, भारतीय जनता पार्टी ने अपना काम शुरू कर दिया है।
और मनोज जरांगे पाटिल कह रहा है कि वो खुद के कैंडिडेट्स उतारेगा। हाँ, उसको भी चढ़ूनी का हाल प्राप्त होगा उसको भी। तो वो चढ़ूनी को 1170 वोट मिले हैं। ये जो एक्चुअल में क्या है कि दरी-वरी बिछा करके जो ये अनशन पर बैठ जाते हैं और इनको जिस तरीके से पॉलिटिकल पार्टियां यूज या मिसयूज करती हैं इन लोगों को, और मीडिया भी सिर पर चढ़ाता है कई बार बेवजह, तो इन लोगों को हो जाती है गलतफहमी। आपको याद नहीं है राकेश टिकैत एक बार खतौली से विधानसभा का चुनाव लड़े तो 9000 के आसपास वोट और जमानत जब्त। फिर एक अमरोहा से लोकसभा चुनाव लड़े, वो भी आरएलडी के राष्ट्रीय लोकदल के चुनाव चिन्ह पर, वहां भी जमानत जब्त और वहां भी उतनी ही वोटें। और अभी ये चढ़ूनी लड़े हैं तो 1170 वोट, जमानत जब्त। अभी पंजाब में जब चुनाव हुए थे 2022 में, तो इनकी 32 जत्थेबंदियों में से 22 ने एक अपना मोर्चा बना करके वहां भी अपने कैंडिडेट उतारे थे, सबकी जमानत जब्त। अरे भाई, आंदोलन अलग चीज होती है और चुनाव एकदम अलग चीज होती है। चुनाव में ये देखना होता है कि राज्य चलाना किसको है, हम भरोसा किस पर कर सकते हैं, हमारी जो आकांक्षाएं हैं, अभिलाषाएं हैं, उनकी प्रतिपूर्ति कौन दल कर सकता है, अनुभव किसके पास है, भरोसेमंद लीडरशिप किसके पास है। ऐसा नहीं होता है कि आप आंदोलन के समय अगर मीडिया की सुर्खियां पा रहे हैं तो आप जो है चुनाव भी जीत जाएंगे। तो जैसा चढ़ूनी का हाल हुआ है वैसी जरांगे का भी होगा। जी। चढ़ूनी और जरांगे एक ही तरह के जीव हैं। जी। लेकिन इससे ये भी दिख रहा है कि जरांगे जो है वो फ्रस्ट्रेट हो गया है और उसको ऐसा लग रहा है कि साफ लगता है कि बीजेपी की सरकार ना आ जाए, तो इसलिए जो है वो खुद धमकी दे रहा है कि मुझको भी टिकट दे दो कांग्रेस वालों, नहीं तो मैं तुम्हारी खीर जो है वो भी खेर दूंगा, खाऊंगा नहीं तो ढोल दूंगा। कांग्रेस ने तो साहब, कांग्रेस इतनी चालाक पार्टी है। आप देखो ना कि बजरंग पूनिया के जरिए कांग्रेस पार्टी ने विनेश फोगाट को साधा, मनु भाकर को भी साधने की कोशिश की थी। मनु भाकर और उनका परिवार तो थोड़ा सा चतुर निकला, वो इनके शिकंजे में उस तरीके से नहीं आए और वो अपना कैरियर खत्म भी नहीं करना चाहती। अभी उसकी उम्र भी काफी है, अभी उसका कैरियर भी काफी है। लेकिन बजरंग पूनिया के जरिए इन्होंने विनेश फोगाट को तो साध लिया, उसको तो एक तरीके से एक्सपोज भी हो गई वो इस चक्कर में। लेकिन बजरंग पूनिया को टिकट नहीं दिया, उसको एक झुंझुना पकड़ा दिया कि ये जो किसान सेल है इसका हम वाइस प्रेसिडेंट तुम्हें बना रहे हैं। अब वो क्या कर लेगा भाई वाइस प्रेसिडेंट बन के। अभी एक जो ओबीसी डिपार्टमेंट का चेयरमैन बना रखा था पूर्व मंत्री कैप्टन अजय यादव, वो तो इस्तीफा उस पद से भी और कांग्रेस से भी दे करके निकल लिया, क्योंकि उसको लोकसभा चुनाव में वो गुड़गांव से सीट मांग रहा था, टिकट मांग रहा था, नहीं दिया, राज बब्बर को ले आए और अब उसके बेटा भी जो है चुनाव हार गया। अब तो ये कैप्टन तो अजय यादव को देखो क्या बोल रहे हैं। सबका यही हाल, सबका यही हाल, आइए फ्रस्ट्रेट आज हो की चुके। जी आइए आज की चर्चा को अब यहीं पर विराम देते हैं। आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत धन्यवाद और ओंकार जी को भी बहुत बहुत धन्यवाद। जो लोग ओंकार जी से मिलने के इच्छुक हैं वो उनसे दी जयपुर डायलॉग्स एनुअल समिट के अवसर पर मिल सकते हैं। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। वंदे मातरम।